गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे वही सीरीज को कंटिन्यू में रखते हुए चैप्टर फर्स्ट है जो राजस्थान अध्ययन की क्लास 9th की बुक का भाग 1 की राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उसमें हम ये टॉपिक पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल में विभिन्न राजपूत राजवंशों का उदय। जो डिफरेंट राजपूत राजवंश थे अलग अलग भिन्न भिन्न, वो जो है वो मध्यकाल में कौन कौन से थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मेवाड़ के थे गुहिल, मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार भी थे और राठौड़ भी थे। सांबर जो कि अजमेर के पास इलाका है वहाँ के चौहान थे। आबू के परमार थे। आमेर जो कि जयपुर है उसके कछवाहा वंश था और जैसलमेर का था भाटी वंश। ये जो थे मुख्य मुख्य राजवंश थे, ये राजपूत राजवंश थे जो कि मध्यकाल में उभर कर आए थे। सर्वप्रथम सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मेवाड़ के गुहिल। इसका आदि पुरुष मतलब फर्स्ट मैन कौन है, पहला आदमी कौन था, गुहिल था। इस कारण इस वंश के राजपूत जहां जहां जाकर बसे उन्होंने स्वयं को गुहिल वंशीय कहा। तो हम भी आजकल ये कहते हैं कि हम भी दादा परदादा कोई अगर महान हुआ हमारा तो उनके नाम पे हम बोलते हैं कि हम इनके बेटे हैं, हम इनके ये हमारे दादा थे, ये हमारे पापा थे, ऐसा हम बोलते हैं। उसी प्रकार से जो है इस वंश का आदि पुरुष गुहिल रहा और इसके बाद जो भी आने वाले इनकी पीढ़ियां जो है वो स्वयं को क्या कहने लगी, गुहिल वंशीय कहने लगी। जीएच ओझा महान इतिहासकार जो कि रहे उन्होंने गुहिलों को सूर्यवंशी माना है, जबकि डीआर भंडारकर क्या बोल रहे हैं, इनको ब्राह्मण बोल रहे हैं। तो जीएच ओझा तो इनको बोल रहे हैं सूर्यवंशी, जबकि डीआर भंडारकर जो है वो गुहिलों को क्या बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं। गुहिल के बाद कौन सा एक शासक आया, तो बापा रावल आए। बापा रावल केवल उनकी एक उपाधि थी ऐसा माना जाता है। बापा इसका नाम न होकर कालभोज की उपाधि थी। कालभोज इनका असली नाम था और बापा क्या थी, उनकी उपाधि थी। ऐसा कौन कहता है, डॉक्टर ओझा कहते हैं, जीएच ओझा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें तो बापा रावल ने क्या करा था, सोने का सिक्का भी चलाए थे जो कि कितने ग्रेन का है, 115 ग्रेन का, जो कि उस समय की क्वांटिटी हुआ करती थी। इसके बाद आते हैं गुहिल के बाद जो बापा रावल के बाद आते हैं अल्लट, जिन्हें आलू रावल भी कहा जाता है। 10वीं सदी के लगभग जो है वो मेवाड़ के शासक बने, मेवाड़ पे राज किया अबाउट 10th सेंचुरी के आसपास। हूण राजकुमारी, हूण जो कि महादेव के भक्त हुआ करते थे, उनकी राजकुमारी हरिया देवी से क्या किया था, विवाह किया था। उसके समय जो आहड़ में क्या बनाया, वरा मंदिर का निर्माण कराया। आहड़ में एक वरा मंदिर का निर्माण करवाया था और हूण रानी हरिया देवी से विवाह किया था। आहड़ से पूर्व गुहिल वंश की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र आहड़ से पहले क्या हुआ करता था, नागदा हुआ करता था, जो कि उदयपुर के पास ही एक स्थान पड़ता है नागदा। आहड़ भी उदयपुर के पास ही है। तो आहड़ से पहले गुहिल का शासन कहाँ हुआ करता था गुहिलों का, तो नागदा में हुआ करता था। गुहिलों ने 13वीं सदी के प्रारंभिक काल तक मेवाड़ के कई उथल पुथल के बावजूद भी अपने कुल परंपरागत राज्य को, तो 13th सेंचुरी में हम मानते हैं कि बहुत सारे उथल पुथल हुए, उसके बावजूद भी जो है इन्होंने अपना राजकाज जो है वो बनाकर रखा था। इसके बाद हम पढ़े मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार। तो प्रतिहारों द्वारा अपने राज्य की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान में की गई थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। प्रतिहारों ने सबसे पहले अपना शासन कहाँ जमाया, तो राजस्थान में जमाया। जोधपुर के शिलालेख से प्रमाणित होता है, अर्थात जो है वो जोधपुर में जो शिलालेख है उनसे पता चलता है कि प्रतिहार का शासन अधिकतर कहाँ था, तो मारवाड़ में 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। अर्थात जो है वो 6ठी शताब्दी के 50 वर्ष गुजरने के बाद जो है वो उन्होंने जो अपना आधिपत्य, जो उन्होंने अपना राजकाज जो है वो कहाँ पे, मारवाड़ में क्या है, स्थापित करा। क्योंकि उस समय राजस्थान का यह भाग गुर्जरत्रा कहलाता था, इसलिए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम पीलो मोलो या बाड़मेर बताया है। तो जो है मारवाड़ वाले इलाके को, जिसको जो है वो गुर्जरत्रा भी कहा जाता था उस समय, इसलिए जो है इस इलाके की राजधानी को क्या बताया है, पीलो मोलो भी बताता है। कौन, ह्वेनसांग जो है वो चीनी। इसके बाद देखें तो मोनोत नेर्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिसमें मंडोर के प्रतिहार क्या है, प्रमुख है। तो नेर्सी जो है उसने क्या किया, प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई है। प्रतिहारों की कितनी शाखाएं थी, 26 थी। 26 अलग अलग जो शाखाओं में विभाजित थे, जिसमें मंडोर के जो प्रतिहार थे वो क्या थे, मेन थे, प्रमुख थे। मंडोर शाखा के प्रतिहारों का हरिश्चंद्र बड़ा प्रतापी शासक था। मंडोर के प्रतिहारों का पहला प्रतापी शासक कौन था, तो हरिश्चंद्र माना जाता है। 6ठी शताब्दी के आसपास इसका शासनकाल रहा। 600 वर्ष बाद, लगभग 600 वर्ष के अपने काल में मंडोर के प्रतिहारों ने सांस्कृतिक परंपरा को निभाकर अपने उदात्त स्वातंत्र प्रेम और शौर्य से उज्जवल कीर्ति को अर्जित किया। इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। जालोर, उज्जैन, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट से आरंभ होती है। जालोर, उज्जैन तथा कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहार थे उनकी जो है वो नामावली, उनकी वंशावली जो है
उनकी जो है वो कंटिन्यूस जो है वो चेन, जहाँ से इसके बाद ये आया उसके बाद वो आया, ऐसी जो वंशावली जो है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, तो नागभट्ट से प्रारंभ होती है। इस वंश का क्या था, प्रवर्तक था। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे क्या कहा गया है, नागभट्ट को म्लेच्छों का नाशक कहा गया है। म्लेच्छ जो कि एक विदेशी जनजाति थी, आक्रमणकारी बर्बर जनजाति थी, उनका जो है वो नाश करने वाला किसको बताया गया है, नागभट्ट प्रतिहार को बताया गया है, जो इस वंश का क्या है, प्रवर्तक है, अर्थात जो इस वंश का स्थापना करता माना जा सकता है। इस वंश में भोज और महेंद्रपाल को प्रतापी शासकों में गिना जाता है। तो 4 शासक लगभग पड़े, हरिश्चंद्र पड़ा, नागभट्ट पड़ा, भोज पड़ा और महेंद्रपाल। इन 4 के बारे में थोड़ा थोड़ा उल्लेख है। ये जो राजवंश है वो डिटेल में आने वाले चैप्टरों में, आने वाली क्लासेस में जो है वो पढ़ाए जाएंगे बिल्कुल। आबू के परमार, परमार का अर्थ है पर अर्थात दूसरा, मार अर्थात मारने वाला, तो दूसरों को मारने वाला, शत्रु को मारने वाला। प्रारंभ में परमार आबू के आसपास, सिरोही के आसपास के क्षेत्र में रहते थे। फिर प्रतिहारों की शक्ति कम हुई, उसके साथ परमारों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा। जैसे जैसे प्रतिहार जो है वो कमजोर हुए, वैसे न वैसे जो है वो परमारों का जो है वो राजनीतिक प्रभाव बढ़ता चला गया। इन्होंने मारवाड़, सिंध, गुजरात, वागड़, मालवा आदि स्थानों पर अपने राज्य स्थापित कर लिए। अबू के परमार का कुल पुरुष, जैसे वहां का हरिश्चंद्र था प्रतिहारों का, वैसे यहाँ पर परमारों का कौन है, धूमराज है। परंतु वंशावली जैसे वहां पर प्रतिहारों में वंशावली स्टार्ट होती थी आपके नागभट्ट से, वैसे यहाँ पर परमारों में जो वंशावली शुरू होती है उत्पल राज से। तो उधर इधर धूमराज, उधर हरिश्चंद्र, इधर उत्पल राज, उधर नागभट्ट। ये कौन है, प्रतिहार, ये कौन है, परमार, ये कौन है, आदि पुरुष, और ये कौन है, वंशावली स्टार्ट करने वाले लोग। परमार शासक धंधुक के समय गुजरात के भीमदेव ने अबू को जीतकर वहां वुमल शाह को दंडीपति बनाया, नियुक्त किया था। दंडीपति अर्थात वहां का प्रशासक। तो अबू का प्रशासक किसको बनाया था, भीमदेव ने। तो भीमदेव ने धंधुक के समय जो अबू जीता और वहां का प्रशासक बनाता है वो विमल शाह को। विमल शाह ने 1031 में वहां पे आदिनाथ का भव्य मंदिर बनाया था, जिसको जो है वो विमल वसई भी कहा जाता है। वसई का अर्थ होता है टेम्पल, ठीक है। धारावर्ष आबू के परमारों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। धारावर्ष आता है उसके बाद धंधुक के बाद में, वो जो यहाँ का सुप्रसिद्ध शासक आबू का हुआ करता था। वो काल विद्या की उन्नति और अन्य जन उपयोगी कार्य के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसका छोटा भाई था प्रहलादन देव, जिसके नाम पे प्रहलादनपुर या पालनपुर आज का जो शहर है वो बसा हुआ है, और इसने पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक लिखा था। धारावर्ष परमार महान शासक, उसका भाई होता है कौन, प्रहलादन देव। प्रहलादन देव ने नाटक लिखा पार्थ पराक्रम व्यायोग, ठीक है। और जो है वो उसने एक शहर बसाया जो कि प्रहलादनपुर, जो कि आज का जो है वो पालनपुर है, ठीक है। उसके बाद धारावर्ष का जो पुत्र है सोम सिंह, उसके समय गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव सेकंड का सामंत था। वस्तुपाल के भाई तेजपाल ने आबू और देलवाड़ा में लूण वसई नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्माण कराया। तो धारावर्ष के पुत्र सोम सिंह के टाइम पे जो है वो वस्तुपाल और तेजपाल ने कौन सा मंदिर बनाया था, आबू के देलवाड़ा गांव में लूण वसई का नेमिनाथ मंदिर बनाया था। लूण वसई भी कहा जाता है, जिसे नेमिनाथ मंदिर भी कहा जाता है। और विमल शाह ने कौन सा बनाया था, तो आदिनाथ का मंदिर 1031 ईस्वी में बनवाया था। फिर मालवा के भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया। चित्तौड़ में जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है वो किसने बनवाया था, तो भोज परमार ने बनवाया था। वागड़ के परमारों ने बांसवाड़ा के पास अर्थुना नामक स्थान पर अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया और अपनी शिल्प कला के प्रति निष्ठा का परिचय की, ठीक है। इसके बाद आते हैं सांबर या अजमेर के जो है वो चौहान आते हैं। मूल स्थान सपादलक्ष और जंगल प्रदेश के आसपास रहते थे। सपादलक्ष अर्थात सांबर के चारों ओर, और जंगल प्रदेश अर्थात बीकानेर, उस एरिया में जो है वो चौहानों का राज हुआ करता था, ऐसा माना जाता है। राजधानी इनकी अही छत्रपुर थी। अही का अर्थ होता है सर्प, जो कि जो है वो नागौर से संबंधित शब्द है। पहले इनकी राजधानी, प्राचीन नाम नागौर का क्या है, अही छत्रपुर है, और ये इनकी क्या थी, राजधानी थी। सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव था, जैसे प्रतिहारों का हरिश्चंद्र था, परमारों का धूमराज था, उसी प्रकार जो है वो चौहानों का आदि पुरुष कौन था, वासुदेव था, जो 551 के समय शासनकाल जिसका रहा है। बुजोलिया प्रशस्ति में वासुदेव को क्या बताया गया, इसने सांबर झील बनवाई। चौहानों को बताया है इसमें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, ठीक है। तो बिजोलिया प्रशस्ति में चौहानों को क्या बताया गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, तथा वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर झील का निर्माण करवाया। ये जानकारी अपन को कहाँ से मिलती है, तो बिजोलिया नामक स्थान पर एक अभिलेख है, वहां से हमको मिलती है।
प्रारंभ में चौहान प्रतिहारों के सामंत थे, प्रतिहारों के अधीन हुआ करते थे। कौन? चौहान। परंतु गुवक प्रथम जिसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया, उसने स्वतंत्र शासक के रूप में उभरा था। तो पहले चौहान क्या हुआ करते थे? प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, प्रतिहारों के अधीन हुआ करते थे। परंतु जो हुआ वो गुवक प्रथम जब आया और जिसने हर्षनाथ मंदिर बनवाया था, वो जो है वो स्वतंत्र शासक के रूप में उभरा था। चंदनराज इसी वंश का है, चंदनराज चौहान, जिसकी पत्नी थी आत्मप्रभा, जिसे रुद्राणी भी कहा जाता है। भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, जो है वो पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी और योगिक क्रिया में भी क्या है? निपुण थी। 1113 में अजय राज आता है। अजय राज ने अजमेर शहर बसाया, जिसे वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण कराया। ठीक उसी प्रकार अजय राज ने जो है वो अजमेर नगर की क्या करी? स्थापना करी। अर्णोराज ने क्या किया? अनासागर झील का निर्माण करवाकर जन उपयोगी कार्यों में भूमिका अदा की। विग्रह चतुर्थ का काल सपाद लक्ष्य का स्वर्ण युग माना जाता है। पहले पढ़ा अपन ने वासुदेव ने बनाई सांबर झील का निर्माण कराया। उसके बाद आता है अपन कौन सा शासक? तो वासुदेव के पश्चात गुवक प्रथम आता है, जिसने जो है प्रतिहारों का सामंत पहले थे चौहान, उसके बाद ये स्वतंत्र रूप में उभरने वाला राजा गुवक प्रथम हो गया। उसके बाद आ गया अजय राज, अजमेर नगर की स्थापना की। अर्णोराज, आनाजी जिसे कहा जाता है, आनासागर झील की स्थापना करी थी। और उसके बाद जो आता है विग्रह चतुर्थ, उसका काल क्या माना जाता है? अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल कह सकते हैं, या फिर सपाद लक्ष्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। बिसल देव और कवि बांधव की उपाधि थी, क्योंकि इसने बिसलपुर नगर की स्थापना करी थी एवं कवियों को अपने दरबार में स्थान देता था, इसलिए इसे कवि बांधव भी कहा जाता है। उसने हरकेली नामक नाटक लिखा और इसका दरबारी विद्वान था एक सोमदेव, जिसने ललित विग्रह नाटक की रचना करी थी। एक संस्कृत पाठशाला भी बनवाई थी विग्रह चतुर्थ ने। ये सभी चीजें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विग्रह चतुर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। उसने क्या करा? सपाद लक्ष्य का स्वर्ण का, विसल देव कवि बांधव की उपाधि, हरकेली नामक नाटक लिखा, दरबारी विद्वान उसका सोमदेव, जिसने ललित विग्रह नामक नाटक लिखा। अजमेर में कौन सी पाठशाला बनाई? संस्कृत पाठशाला, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर क्या बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा। एक विजेता था, तोमरों को पराजित करा और दिल्ली को है इसने जीता था। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? दिल्ली का। ठीक है। इसी वंशक्रम में पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जिसने राजस्थान और उत्तरी भारत की राजनीति में अपने विजयों से एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। इसके बाद आता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड। 1191 तराइन के फर्स्ट युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराता है। 1192 में हार जाता है और गोरी से हार जाने के पश्चात उसने जो है वो आश्रित शासक रहने के बजाय मृत्यु को क्या है? प्राथमिकता दी। पृथ्वीराज विजय के लेखक, पृथ्वीराज विजय नामक जो पुस्तक है, उसका जो लेखक है जयानक। पृथ्वीराज विजय किसने लिखी है? जयानक द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसके अनुसार पृथ्वीराज ने जीवन पर्यंत युद्धों के वातावरण में रहते हुए भी चौहान राज्य की प्रतिभा को साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में पुष्ट किया। इसका अर्थ क्या है कि जीवन भर उसने युद्ध किए, गौरी के साथ जो है वो 2 बड़े युद्ध हुए 1191 और 1192 में। उसके बाद भी उसका सांस्कृतिक और जो है वो अपने स्थापत्य के क्षेत्र में जो योगदान है वो किसी भी प्रकार से कम नहीं है। उसने दुर्ग भी बनवाए, उसने किताबें भी लिखी, उसने जो है वो कवियों को भी अपने जो है वो दरबार में स्थान दिया, उसने जो है विभिन्न पुस्तकें भी लिखवाई। सभी क्षेत्र में उसका जो है वो योगदान बराबर रहा है। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारतीय राजनीति पे एक नया मोड़ आया। इसका यह अर्थ नहीं था कि इस युद्ध के बाद चौहानों की शक्ति समाप्त हो गई। लगभग आगामी 1 शताब्दी तक चौहानों की शासन रणथंभौर, जालोर, हाड़ौती, नाडोल, चंद्रावती, आबू में शासन करती रही। राजपूत शक्ति की धुरी जो है वो बनी रही थी। अर्थात जो है ये पूर्णतः सत्य नहीं है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जो चौहान समाप्ति हो गए थे, इसके बाद भी जो है वो रणथंभौर, नाडोल, जालोर, हाड़ौती, चंद्रावती और आबू में जो है वो इनका शासन बना रहा था। इन्होंने दिल्ली सुल्तानों की सत्ता का समय समय पर मुकाबला कर शौर्य और अदम्य साहस का परिचय दिया। ये समय समय पर जब भी दिल्ली से आक्रमण होता था तो विभिन्न इन रियासतों के, जैसे जो है वो आबू के, नाडोल के, रणथंभौर के, जालोर के, इनके जो चौहान वंश है, इनके जो राजपूत वंश है, समय समय पर अपने जो है वो साहस का परिचय दिया करते थे। पूर्व मध्यकाल में पराभवों के बावजूद राजस्थान बौद्धिक उन्नति में नहीं पिछड़ा। पूर्व मध्यकाल में पराभवों के बावजूद भी बौद्धिक उन्नति में राजस्थान नहीं पिछड़ा। अर्थात जो है सांस्कृतिक और साहित्यिक योगदान में किसी प्रकार की कोई भी कमी राजस्थान में नहीं देखने को मिली थी। चौहान और गुहिल शासक विद्वानों के प्रश्रयदाता बने रहे। अर्थात उनको आश्रय देने वाले, विद्वानों को आश्रय देने वाले कौन से शासक थे? मेनली तो चौहान और गुहिल शासक थे, जिससे जनता में शिक्षा और साहित्यिक प्रगति बिना अवरोध के होती रही।
इसी तरह निरंतर संघर्ष के वातावरण में वास्तुशिल्प पनपता रहा। वास्तुशिल्प का भी हम जो है वो बहुत सारा राजस्थान में उसका जो है वो रिच नॉलेज जो है वो माना जाता है। इस काल में सौंदर्य आध्यात्मिक चेतना ने कलात्मक योजना को जीवित रखा। चित्तौड़ बारडोली आबू के मंदिर इस कथन के प्रमाण हैं। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, मध्यकालीन राजस्थान के कतिपय उज्जवल एवं गौरवशाली पक्ष, अर्थात जो है वो कौन कौन से पक्ष हुए मध्यकालीन राजस्थान के, उसके बारे में थोड़ा सा। राजपूत शासक और सामंतों ने मुस्लिम शक्ति को रोकने की समय समय पर भरपूर कोशिश करी। राजपूत शासक थे, साथ ही साथ जो राजपूत सामंत थे उन्होंने समय समय पर जब भी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, बर्बर आक्रमण हुए, उस समय जो है भरपूर उसे रोकने की कोशिश करी थी। राजपूत द्वारा अनवरत तीव्र प्रतिरोध का सिलसिला मध्यकाल में चलता रहा। पूरे मध्यकाल में जो है वो प्रतिरोध की जो है वो अग्नि जो है वो राजपूतों द्वारा जो है वो प्रज्वलित थी। किसके विरुद्ध? तो मुसलमानों के विरुद्ध, मुसलमान आक्रमणकारियों के विरुद्ध। इसका मुख्य कारण राजपूतों में साधारणतः आपसी सहयोग का अभाव, युद्ध लड़ने की कमजोर, ये लाइन अपन चुक गए। सत्ता संघर्ष में राजपूत निर्णायक लड़ाई नहीं जीत सके, परंतु जो जब भी जो लड़ाई होती तो वो निर्णायक जो लड़ाई होती थी वो नहीं जीत पाते थे। जैसे 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध हो गया, चाहे आप ले लो खानवा का युद्ध ले लो जिसमें बाबर राणा सांगा का युद्ध होता है, तो वो जो निर्णायक लड़ाइयाँ होती थी वो नहीं जीत पाते थे राजपूत शासक। उसका कारण क्या था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो साधारणतः आपसी सहयोग का अभाव था, अर्थात जो सब राजा जो हो एकजुट नहीं हो पाते थे, एक छत्र जो है वो अपने युद्ध नहीं लड़ते थे। इस कारण से जो वो सत्ता संघर्ष में राजपूत निर्णायक लड़ाई नहीं जीत पाते थे। युद्ध लड़ने की कमजोर रणनीति थी, रणनीति कमजोर थी। जैसे जो है वो उनके पास जो है वो विदेशी आक्रमणकारी जो आते उनके पास जो है घोड़े थे, हमारे पास जो हाथी थे। निसंदेह रूप से जो है वो घोड़े जो है वो अधिक तीव्र गति से जो है वो युद्ध में काम आते हैं, जबकि हाथी जो है वो इतने तीव्र तेज गति से नहीं चल पाते हैं। दूसरी बात जो है वो इनके राजपूत शासकों के भाले जो थे, उनके जो हथियार थे, उनकी जो जो युद्ध की वेशभूषा थी वो सारे जो है वो भारी थी, अत्यंत भारी थी, जिसको लेकर चल पाना और जिसको लेकर युद्ध करना थोड़ा सा कठिन हुआ करता था। परंतु उनकी अपेक्षा जो उनके हथियार जो थे, विदेशी आक्रमणकारी, अरब आक्रमणकारी या मुस्लिम आक्रमणकारी, उनके जो है हथियार क्या थे? तो हल्के थे और अधिक प्रभावकारी थे। ठीक है, उसके बाद बात करें तो आपसी सहयोग नहीं था और युद्ध लड़ने की कमजोर रणनीति थी तथा सामंतवाद था, अर्थात सब जो है वो अपना राज्य जो है वो अलग अलग स्थापित करना चाहते थे, कोई भी एक राज्य के एक छत्र के नीचे नहीं लड़ना चाहता था। ये तीनों कारण थे कि सत्ता संघर्ष में राजपूत निर्णायक लड़ाई नहीं जीत सके। यह सोचना उचित नहीं है कि राजपूतों के प्रतिरोध का कोई अर्थ नहीं निकला। राजपूतों के प्रतिरोध का, राजपूतों ने जब विद्रोह किया, जब उनके सामने जो है वो विद्रोह नहीं कह सकते, राजपूतों ने जब भी मुगल आक्रमणकारियों के खिलाफ जो है वो लड़े, तो उसका कोई ना कोई प्रभाव तो जो है वो पड़ा है। ऐसा नहीं है कि उसका कुछ भी इम्पैक्ट, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा हो। राणा कुंभा सांगा के नेतृत्व में सर्वोच्चता की स्थापना राजपूताने में ही संभव हो सकती थी। ठीक है, यह स्मरण रहे कि आगे चलकर राणा प्रताप, चंद्रसेन और राज सिंह के मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। सांगा और जो है वो अपने कुंभा से लेकर जो है वो प्रताप, चंद्रसेन और राज सिंह तक मुगल विरुद्ध संघर्ष जारी रहा है। तो इससे हमें पता लगता है कि हम निरंतर रूप से जो है वो लड़ रहे थे मुगल आक्रमणकारियों के खिलाफ और उनको दबाने की जो है कोशिश कर रहे थे। यद्यपि अकबर की राजपूत नीति के कारण राजपूताना के अधिकांश शासक उसके हितों की रक्षा करने वाले बन गए थे, परंतु जब अकबर का शासनकाल आता है, उस समय अकबर ने जो नीति अपनाई थी कि उसने जो है वो युद्ध की बजाय जो है वो प्रेम से, संधियों से जो है वश में करने की कोशिश की थी। उसके कारण जो अधिकतर जो है वो राजपूत शासक जो है वो उसके कंट्रोल, उसके अधीन जो है वो शासन करने लगे थे। मध्यकालीन राजस्थान को बौद्धिक अधिसृष्टि से पिछड़ा मानना इतिहास के तथ्यों और अनुभव के विपरीत होगा। फिर भी हम अगर मानते हैं कि इन युद्धों के बावजूद भी हम बौद्धिक रूप से पिछड़े हैं, तो ऐसा जो है वो इतिहास के तथ्य और अनुभव जो है वो इसकी जो है वो सराहना नहीं करते हैं। जिस वीर प्रसूता वसुंधरा पर माघ, हरिभद्र, सूरी, चंद्रवरदाई, सूर्यमल मिश्रण, कवि कर्णिदास, दुर्सा आढ़ा, नैन्सी जैसे विद्वान लेखक तथा महाराणा कुंभा, राजा रायसिंह, राजा सवाई जयसिंह जैसे प्रबुद्ध शासक अवतरित हुए हों, वह ज्ञान के आलोक से कभी वंचित रही हो स्वीकार्य नहीं है। तो जहाँ पर ये सब शासक और ये सब दरबारी विद्वान और लेखक, कवि जो है वो रहे हों, वहाँ जो है वो ज्ञान का प्रकाश कभी ना पहुंचा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिस प्रदेश के रणबांकुरों में, अर्थात जिस प्रदेश के जो है वो वीर योद्धा राणा प्रताप हो, चंद्रसेन हो, दुर्गादास जैसे व्यक्तित्व हो, वह धरती यश से वंचित रहे, सोचा भी नहीं जा सकता है।
धरती दोहरारी का इतिहास अपने आप में राजस्थान का ही नहीं अपितु भारतीय इतिहास का उज्जवल एवं गौरवशाली पहलू है। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में ये निम्न राजवंश, जो कि हमने पहले भी शॉर्ट में देख लिए हैं कि किसका शासन कहाँ पर था। अब पहले अपन पढ़ते हैं गुहिल सिसोदिया वंश, जिनका शासन कहाँ था, तो मेनली उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आज का, यहाँ पर जो है वो इनका राज हुआ करता था। मेवाड़ के इतिहास में 13वीं शताब्दी के आरंभ से एक नया मोड़ आता है। 13वीं शताब्दी जब आरंभ हुई तो वहां से क्या एक नया मोड़ आता है, अर्थात जो है वो 1200 से आगे एक नया मोड़ है, जिसमें चौहानों की केंद्रीय शक्ति कम हुई। चौहानों की पावर क्या हुई, कम हुई। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो पृथ्वीराज थर्ड जो है वो हारते हैं। इसके बाद जो है वो जेत्र सिंह जैसे व्यक्ति का शासक होना बड़ा महत्व की घटना हुई। जेत्र सिंह एक शासक के रूप में पूरा गुहिल वंश का। गुहिल शासक रत्न सिंह, जिन्हें रतन सिंह कहा जाता है, चित्तौड़ पर दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी, रतन सिंह वही जिन्हें पद्मिनी के साथ जो है रिलेट किया जाता है, वही रतन सिंह है। इनके समय अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन के इस आक्रमण के राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक कारण के साथ रत्न सिंह की सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा भी बताया जाता है। ये सब कारण ये जो है वो माने जाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया। जब चित्तौड़ का शासक रतन सिंह था तो उसके कारण माने जाते, एक तो राजनीतिक विस्तार की नीति, उसको जो है अपना राज्य बढ़ाना था, ठीक है। उसके बाद आते हैं आर्थिक नीति, उसको धन चाहिए था, लूट चाहिए थी, सोना चाहिए था, इस कारण उसने आक्रमण किया। सैन्य कारणों से उसने जो है वो आक्रमण किया। और एक कारण माना जाता है कि रत्न सिंह की सुंदर पत्नी पद्मिनी भी को प्राप्त करने की लालसा बताया जाता है। पद्मिनी की कथा का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी, एक जो लेखक है, उनकी पुस्तक पद्मावत नामक ग्रंथ में है, जिसका उल्लेख मिलता है। अलाउद्दीन के आक्रमण के दौरान रत्न सिंह और गोरा बदल वीरगति को प्राप्त हुए तथा पद्मिनी 1600 स्त्रियों के साथ जौहर कर आत्मोत्सर्ग किया। आत्मोत्सर्ग का अर्थ है जो है वो आत्मदाह, मतलब जो है वो खुद को जो है वो अग्नि में झोंक दिया, ठीक है। इसी समय अलाउद्दीन ने 30,000 हिंदुओं का चित्तौड़गढ़ में कत्लेआम करवा दिया था। ये जानकारी भी लिखित रूप में जो है वो मिलती है हमें। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीतकर उसका नाम क्या कर दिया, खिजराबाद। खिजराबाद इसलिए करा था क्योंकि अपने पुत्र खिज्र खान को उसने जो सौंप दिया और उसके नाम पे जो है वो खिजराबाद रख दिया, ठीक है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीतकर उसका नाम खिजराबाद कर दिया। राजपूतों का यह बलिदान चित्तौड़ के प्रथम साके के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें गोरा बदल की वीरता एक अमर कहानी बन गई। आज भी चित्तौड़ के खंडोरों में गोरा बदल के महल उनके साहस, सूझबूझ की कहानी सुना रहे हैं। पद्मिनी का त्याग, जौहर व्रत महिलाओं की एक नई प्रेरणा देती है। गोरा बदल का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जब देश पर आपत्ति आए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वस्व न्योछावर कर देश रक्षा में लग जाना चाहिए। तो ये बलिदान हमको जो है वो शिक्षा देता है कि जिस प्रकार गोरा बादल अदम्य साहस से लड़ते हुए जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे, और उसी प्रकार जो रानी पद्मिनी जो है वो 1600 स्त्रियों के साथ जो है वो जौहर करती है, अग्नि में आत्मोत्सर्ग करते हैं। तो उसी प्रकार से जब भी हमको ये सीख मिलती है कि जब भी देश पर विपत्ति आए तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो सब कुछ जो है वो छोड़कर अपने देश रक्षा में जो है वो लग जाना चाहिए। रतन सिंह के पश्चात कौन आता है, तो हम्मीर आता है। हम्मीर मेवाड़ को दयनीय स्थिति से उभारता है। राणा शाखा का राजपूत था हम्मीर, राणा शाखा का राजपूत था। राणा लाखा के समय उदयपुर में पिछोला झील का बांध बनवाया था। राणा लाखा ने कौन सी झील का बांध बनाया था, पिछोला झील का बांध बनवाया था। लाखा के निर्माण कार्य मेवाड़ की आर्थिक स्थिति संपन्नता को बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध हुए। जब लाखा का कार्य हुआ तो जो है वो पानी बांध बनवाया पिछोला झील का, उससे कृषि जो है वो बढ़ी, उसके कारण जो है वो मेवाड़ क्या हुआ, आर्थिक रूप से जो है वो संपन्नता बढ़ी मेवाड़ में। लाखा के पुत्र मोकल ने मेवाड़ को बौद्धिक तथा कलात्मक प्रवृत्तियों का केंद्र बनाया। लाखा का जो पुत्र था मोकल, जिसने जो है वो परकोटा भी बनवाया था समिदेश्वर मंदिर का, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, तो कलात्मक प्रवृत्तियों का क्या बन गया, केंद्र बन गया। यही लिखा है। समिदेश्वर या फिर त्रिभुवन नारायण मंदिर जो कि भोज परमार ने बनवाया था, उसका जीर्णोद्धार द्वारा पूर्व मध्यकालीन दक्षिण कला के नमूने को जीवित रखा किसने, मोकल ने, ठीक है। उसने एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर परकोटा बनवाया। एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर क्या बनवाया, परकोटा बनवाकर उस मंदिर की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करी। उसके बाद आता है मोकल का पुत्र राणा कुंभा। राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक तीनों उन्नति के लिए जिन्हें जाना जाता है। उनकी उपाधियां हैं अभिनव भरताचार्य। अभिनव भरताचार्य का अर्थ है जो है वो नया नया, अभिनव अर्थात जो है नया, भरताचार्य अर्थात जो वो एक महान जो है वो राजा हुए थे जो कि संगीत में निपुण थे, उनके कारण जो है इसे अभिनव भरताचार्य भी कहा जाता है। ये भी वीणा वादन में प्रवीण था, इसके कारण इसे अभिनव भरताचार्य कहा जाता है। हिंदू सुरतान, चाप गुरु,
चाप गुरु अर्थात जो है वो इसकी युद्ध की पद्धति थी, उसके कारण हाल गुरु, दान गुरु कहा जाता है। आदि विरुद्धों से, विरुद्ध अर्थात जो है आदि उपाधियों से इसे क्या संबोधित किया जाता है। राणा कुंभा ने 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को, मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी, उसको जो हराता है 1437 में जो है वो सारंगपुर के युद्ध में। इस विजय की याद में जो है कुंभा ने क्या बनवाया था, विष्णु आराध्य देव उसके विष्णु जी थे, 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ या फिर जिसे विजय स्तंभ कहा जाता है वो बनवाया। मेवाड़ की सुरक्षा के लिए 32 किलो का निर्माण करवाया, जिसमें बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, अचलगढ़, कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग कहाँ पर है, सिरोही में है, मचान दुर्ग, अचलगढ़ ये भी सिरोही में, कुंभलगढ़ ये प्रमुख दुर्ग है। कुंभलगढ़ का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, कटारगढ़ कहा जाता है, जो कि जो है वो राजा का निजी आवास हुआ करता था। कुंभकालीन स्थापत्य में मंदिरों का बड़ा महत्व है। मंदिर में कौन कौन से आते हैं, कुंभ स्वामी, श्रृंगार चवरी, मीरा मंदिर, रणकपुर मंदिर, ये सब जो है वो प्रमुख मंदिर कुंभा के समय निर्मित किए गए थे। कुंभा वीर, युद्ध कुशल, कला प्रेमी के साथ साथ विद्या विद्वान और विद्यानुरागी भी था। एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य, राजनीति में बड़ा निपुण था। किससे पता चलता है, एकलिंग महात्म्य नामक पुस्तक है जिससे पता चलता है कि उसने वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद और व्याकरण में जो है वो बड़ा उसका ज्ञान था। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुर प्रबंध कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ थे। कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद की रसिक प्रिया टीका और संगीत रत्नाकर की टीका लिखी थी। कुंभा का दरबार विद्वानों की शरण स्थली था। कुंभा का दरबार विद्वानों की क्या था, शरण स्थली था। अर्थात बहुत से जो है दरबारी विद्वान जो है उसके दरबार में रहा करते थे। उसके दरबार में मंडन जो कि प्रख्यात जो है वो शिल्पकार था, अर्थात जो आर्किटेक्ट था, कैसे जो है वो स्थापत्य कला में निपुण था, वो जो था कौन, मंडन। कवि अत्रि और महेश, कानव्यास आदि जो है वो इसके दरबार में थे। अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी, जिसको जो है वो सारंगपुर के युद्ध की याद में 1437 में महमूद खिलजी जो कि मालवा का शासक था उसको हराने की याद में जो बनवाया था, उसकी प्रशस्ति किसने लिखी थी, तो अत्रि और महेश भट्ट ने लिखी थी। तथा कान्ह व्यास ने एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ की रचना की, जिससे पता चलता है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा आदि में क्या था, निपुण था। इस प्रकार कुंभा के काल में मेवाड़ सर्वतोन्मुखी उन्नति पर पहुंच गया, हर प्रकार से जो है वो उन्नति पर जो है वो पहुंच गया था मेवाड़ किसके काल में, कुंभा के काल में। राणा सांगा आते हैं, उनका भी स्थान जो है वो कोई कम नहीं है। सांगा ने गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी सेकंड को हराया, जैसे जिस प्रकार जो 1437 में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को सारंगपुर के युद्ध में हराया था, उसी प्रकार गागरोन के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी सेकंड को हराने वाले कौन थे, राणा सांगा थे। खातोली के युद्ध में दिल्ली के इब्राहिम लोदी को पराजित कर सांगा भारतीय इतिहास में हिंदुपत के नाम से क्या है, विख्यात है। राणा सांगा खानवा के मैदान में राजपूतों का एक संघ बनाकर बाबर के विरुद्ध लड़ने आया, परंतु पराजित हुआ। कारण वही थे कि जो एक छत्र जो के नीचे लड़ने के लिए सभी जो है वो शासक तैयार नहीं थे, सामंतवाद की संस्कृति के कारण एवं जो है वो रणनीतिक कारण, युद्ध की रणनीति, तो इन सब कारणों के वजह से जो है वो खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध जो है वो राणा सांगा नहीं जीत पाए थे। बाबर की श्रेष्ठ नेतृत्व एवं तोपखाने के कारण सांगा की क्या हुई थी, पराजय हुई। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 परिणामों की दृष्टि से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रहा। राज सत्ता राजपूतों के हाथ से निकलकर मुगलों के हाथ में जो है वो इससे आ गई थी। यहीं से उत्तरी भारत का राजनीतिक संबंध मध्य एशियाई देशों से पुनः स्थापित हो गया। जब जो है वो राणा सांगा हारे थे खानवा के युद्ध में, उसके पश्चात ही जो है वो अपने मिडल एशिया से, जो मध्य एशिया मतलब अरब देशों से जो हमारे संबंध जो है बढ़ गए। किस प्रकार से बढ़े, तो यहाँ पर शासन किसका हो गया, मुगलों का शासन हो गया, उसके माध्यम से जो है वो यहाँ पर जो है वो मध्य एशिया से हमारे संबंध बढ़ गए थे। उसके बाद बात करें तो राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा था जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशों से भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई थी। अंतिम हिंदू राजा था जिसके साथ सभी जो है राजा मिलकर जो एकजुट होकर जो है विदेशों को, विदेशी आक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए जो एकत्रित हुए थे। सांगा ने अपने देश की गौरव रक्षा में एक आंख, एक हाथ और टांग गवा दी थी। कहा जाता है कि राणा सांगा के 80 गांव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। तो इनकी एक आंख भी नहीं थी, एक हाथ भी नहीं था और एक टांग भी जो है वो नहीं थी। उसके पश्चात भी ये युद्ध लड़ा करते थे। इन्होंने अपनी जो है वो युद्ध में ये जो इन्होंने जो है वो गवा दिया था। इसके अतिरिक्त उसके शरीर के भिन्न भिन्न भागों पर 80 तलवारों के घाव लगे हुए थे।
अपने चरित्र और आत्मबल से उस जमाने में इस बात की पुष्टि कर दी थी कि उच्च पद और चतुराई की अपेक्षा स्वदेश रक्षा और मानव धर्म का पालन करने की क्षमता का अधिक महत्व है। सांगा के पुत्र होते हैं विक्रमादित्य। उनके काल में जो है बहादुर शाह गुजरात के, उसने चित्तौड़ पर 2 आक्रमण किए जिसमें मेवाड़ को जन धन की हानि उठानी पड़ी थी। तो विक्रमादित्य के समय में किसने आक्रमण किया? तो गुजरात का बहादुर शाह था। उसने जो है वो आक्रमण किया 2 बार और वहां से जो है वो खूब सारा धन लूट कर ले गया था। आक्रमण के दौरान विक्रमादित्य की जो माँ थी, सांगा की पत्नी अर्थात हाड़ी रानी कर्मावती, उसने जो सुरक्षिका बनकर जो है वो युद्ध लड़ा था और हुमायूं के पास जो है वो सहायता के लिए जो राखी भेजी थी, परंतु सहायता न मिलने पर कर्मावती ने जो है जौहर व्रत का पालन कर लिया। तो जब जो है वो बहादुर शाह गुजरात का जो आक्रमण करता है 2-2 बार, उसके बाद फिर जो है वो आक्रमण करने के लिए आता है, तब जो है रानी कर्मावती जो कि जो विक्रमादित्य की माता है और राणा सांगा की हाड़ी रानी और पत्नी है, तो वो जो है कर्मावती जो हुमायूं के पास राखी भेजती है कि वो जो है वो सहायता करे, हमें बहादुर शाह के आक्रमण से बचाए, परंतु सहायता न मिलने पर वो क्या करती हैं? तो जौहर व्रत का पालन करती हैं अर्थात जौहर कर लेती हैं। कुंवर पृथ्वीराज के अनोरस पुत्र बनवीर ने अवसर पाकर विक्रमादित्य की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। वह विक्रमादित्य के दूसरे भाई उदय सिंह को भी मारकर निश्चिंत होकर राज्य भोगना चाहता था, परंतु पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का मृत्युशैया पर लिटाकर उदय सिंह को बचा लिया तथा चित्तौड़गढ़ से निकालकर जो है वो कुंभलगढ़ पहुंचा दिया। इस प्रकार पन्नाधाय ने देश प्रेम तो त्याग का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसका गान भारतीय इतिहास में सदियों तक होता रहेगा। तो एक और पुत्र विक्रमादित्य का जो है वो कुंवर पृथ्वीराज के अनौरस पुत्र बनवीर, इसका भाई है बनवीर, उसने जो है वो अवसर पाकर किसकी हत्या कर दी थी? विक्रमादित्य की हत्या कर दी। विक्रमादित्य के भाई उदय सिंह को भी जो है वो मारना चाहता था बनवीर, परंतु जो है वो अपने पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की जो है वो बलिदान देकर जो है वो उदय सिंह को जो है कुंभलगढ़ ले गई और वहां बचाया और उसके बाद जो उदय सिंह जो है वो शासन करते हैं। उदय सिंह 1559 में उदयपुर की जो है वो स्थापना करी 1559 में। 67-68 में अकबर जो है वो आक्रमण करता है, परंतु कहा जाता है कि मंत्रियों की सलाह पर उदय सिंह चित्तौड़ की रक्षा का भार जयमल, मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, मेड़तिया अर्थात मेड़ता का रहने वाला, मेड़ता नागौर के पास स्थान है, वहां के जयमल थे, और फत्ता सिसोदिया को सौंपकर गिरवा की पहाड़ियों में चला गया था। उदय सिंह कहाँ चले गए थे? तो गिरवा की पहाड़ियों में चले गए थे। किसको सौंपकर? और जयमल और फत्ता को सौंपकर चित्तौड़ की रक्षा के कमान। इतिहास लेखकों ने इससे उदय सिंह की कायरता बताया है। कर्नल टॉड ने तो यहाँ तक लिखा है कि यदि सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह न होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते। तो कर्नल जेम्स टॉड क्या लिखते हैं? कर्नल जेम्स टॉड लिखते हैं कि उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में गए, वो केवल उनकी कायरता थी, उनका कोई ब्रेव डिसीजन नहीं था, उनका कोई वीरतापूर्ण जो साहसिक निर्णय नहीं था कि गिरवा की पहाड़ियों में जाना और जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया को जो चित्तौड़ किले का रक्षा का भार सौंप देना, ये उनकी केवल क्या थी? कायरता थी। कर्नल टॉड यहाँ तक कहता है कि अगर जो है वो प्रताप और सांगा के बीच में अगर उदय सिंह ना होता तो जो है वो मेवाड़ के पन्ने अर्थात मेवाड़ का जो इतिहास है वो और अधिक उज्जवल और अधिक जो है वो शक्तिशाली होता। परंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की राय, गोपीनाथ शर्मा क्या कह रहे हैं? तो गोपीनाथ शर्मा कह रहे हैं कि उदय सिंह को कायर या देशद्रोही कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने बनवीर, मालदेव, हाजी खा पठान आदि के विरुद्ध युद्ध लड़कर अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया था। आप केवल एक निर्णय से यह आंक नहीं सकते कि उदय सिंह जो थे वो क्या थे? निर्भीक जो है वो भीरू थे, ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि जो है वो उदय सिंह ने जो है वो बनवीर, मालदेव और हाजी का पठान के विरुद्ध युद्ध लड़कर जो है वो साहस और शौर्य का परिचय पहले ही दे चुके थे। अकबर से लड़ते हुए जयमल और फत्ता वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर ने चित्तौड़ में 3 दिनों के कठिन संघर्ष के बाद 25 फरवरी 1568 को किला फतेह कर लिया था। 25 फरवरी 1568 को जो चित्तौड़ का किला जीतता है अकबर। यहाँ कराए गए नए संहार से आज भी उसका नाम कलंकित है। अकबर जयमल फत्ता की वीरता से इतना मुग्ध हुआ कि आगरा के किले के द्वार पर उन दोनों की वीरों की पाषाण मूर्तियां बनवाकर लगा दी। आगरा के किले की गेट पर जो है वो जयमल और फत्ता की जो है वो पाषाण पत्थर की जो है मूर्तियां लगवाई थी। इतना जो है वो जयमल फत्ता की वीरता से जो है वो अकबर प्रभावित हुआ था। उदय सिंह का जो पुत्र महाराणा प्रताप 9 मई 1540 को जिनका जन्म होता है, कहाँ पर? कटारगढ़ कुंभलगढ़, जो कि जो है वो मेवाड़ के राजा का निजी आवास हुआ करता था जब वे कुंभलगढ़ में रहते थे। तो उसमें उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में हुआ।
मेवाड़ के सिंहासन पर केवल 25 वर्षों तक शासन किया, लेकिन इतने समय में उन्होंने ऐसी कीर्ति अर्जित की जो देश काल की सीमा को पार कर अमर हो गई थी। केवल 25 साल के बाद भी उन्होंने जो इतनी जो उपलब्धि हासिल कर ली थी कि वो बहुत ही महान बताए जाते हैं। वह और उनका मेवाड़ राज्य वीरता, बलिदान, देशाभिमान के पर्याय बन गए। प्रताप को पहाड़ी भाग में कीका कहा जाता है। प्रताप को जो पहाड़ी भाग में क्या कहा जाता था? कीका उनका अन्य नाम था। स्थानीय भाषा में छोटे बच्चे का सूचक है। स्थानीय भाषा में छोटे बच्चे को कीका बोलते हैं, अर्थात गीगा या गीगली जो कहा जाता है। छोटा बच्चा या छोटी बच्ची होती है उसको गीगा गीगली का ही अपभ्रंश है, जो कीका और काकी और कीका। काकी जो है वो छोटी बच्ची को कहा जाता है पंजाबी भाषा में, और कीका जो है वो छोटे बच्चे को कहा जाता है। ठीक है, तो प्रताप को पहाड़ी भाग में क्या कहा जाता था? कीका। अकबर ने प्रताप को अधीनता में लाने के अनेक प्रयास किए, परंतु निष्फल रहे। भारत के राजस्थान के अधिकांश नरेशों ने, अधिकांश राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। प्रताप ने वैभव के प्रलोभन को ठुकरा कर, अर्थात जो वैभव, यश, धन, उसके प्रलोभन को जो है वो ठुकरा कर क्या किया? राजनीतिक मंच पर कर्तव्य परायणता के उत्तरदायित्व को बड़े साहस से निभाया था। उसने अपनी निष्ठा और दृढ़ता से अपने सैनिकों को कर्तव्यबोध, प्रजा को आशावादी और शत्रु को भयभीत रखा। सैनिकों को क्या अपने कर्तव्य के प्रति क्या रखा? कर्तव्य का बोध कराया कि आपका काम है लड़ना। प्रजा को बताया कि आप जो है वो आशा बनाए रखिए, आप जो है वो अपना कार्य करते रहिए, कृषि कार्य करते रहिए, आप जो है वो उपज जो है वो अच्छी करें, इससे जो है वो हम सब जो है वो अच्छे खुशहाल रह पाएंगे। और शत्रु को जो है हमेशा भयभीत रखने का कार्य महाराणा प्रताप ने किया था। अकबर मेवाड़ की स्वतंत्रता समाप्त करने पर तुला हुआ था और प्रताप उसकी रक्षा के लिए। दोनों की मनोवृत्ति भावनाओं का मेल न होना हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में कारण बन गया। 18 जून 1576 को जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध होता है। प्रतिनिधि अकबर के कौन थे? मानसिंह जयपुर का, और महाराणा प्रताप के मध्य ऐतिहासिक हल्दी घाटी जिला राजसमंद का युद्ध लड़ा गया। मानसिंह प्रताप को मारने अथवा बंदी बनाने में असफल रहा। मानसिंह जो है प्रताप को बंदी बनाने अथवा मारने में असफल रहा था। वहीं प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक की पीठ पर बैठकर मुगलों को ऐसा चकाया कि वे अपना पिंड छुड़ाकर मेवाड़ से भाग निकले थे। यदि हम इस युद्ध के परिणामों को गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि पार्थिव विजय तो मुगलों को मिली, पार्थिव विजय तो मुगलों को मिली, परंतु यह विजय पराजय से कोई कम न थी। अर्थात जो है वो फिजिकल तौर पे देखा जाए, भौतिक तौर पे देखा जाए तो ये विजय जो है वो मिल गई होगी किसको? मुगलों को, परंतु ये जो विजय थी वो भी उनकी बहुत ही हानि हुई थी। इसके कारण वो विजय भी क्या थी? उनके लिए पराजय के बराबर थी। डॉक्टर के एस गुप्ता, डॉक्टर के एस गुप्ता जो हुए हैं, इस संदर्भ में टिप्पणी की परिस्थितियों परिणामों को देखते हुए कहा जा सकता है हल्दी घाटी युद्ध में अकबर विजय श्री प्राप्त न कर सका। महाराणा प्रताप को विपत्ति काल में उनके मंत्री भामाशाह ने सुरक्षित संपत्ति लाकर समर्पित कर दी। इस कारण भामाशाह को दानवीर तथा मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। अर्थात खूब सारे धन की हानि हुई, खूब सारे सैनिकों की हानि हुई थी हल्दी घाटी युद्ध में। और भामाशाह नामक जो है वो एक इंसान था, उसने जो है वो मंत्री था, उसने जो है आर्थिक सहायता करी थी महाराणा प्रताप की। इसके कारण उसको जो है वो मेवाड़ का उद्धारक तथा दानवीर कहा जाता है। प्रताप ने 1582 में दिवेर के युद्ध, दिवेर राजसमंद में एक जगह पड़ती है, उसके युद्ध में अकबर के प्रतिनिधि सुल्तान खान को मारकर वीरता का प्रदर्शन किया था। 1582 में सुल्तान खान को आक्रमण करने के लिए फिर से भेजता है। इसका अर्थ साफ साफ ये है कि उसको जो है वो हल्दी घाटी युद्ध में जो वो चाहता था, परिणाम अपेक्षित था, वो उसे अकबर को नहीं मिल पाया था। उसके कारण 1582 में फिर से जो है वो सुल्तान खान को प्रतिनिधि के रूप में भेज रहा है युद्ध लड़ने के लिए दिवेर का, और उसमें जो है सुल्तान खान को परास्त करते हैं कौन? महाराणा प्रताप। प्रताप ने अपने जीवन काल में चित्तौड़, मांडलगढ़ के अतिरिक्त मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों पर पुनर्धिकार कर लिया था। चित्तौड़ पर, मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है, और जो है वो मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों पर जो पुनर्धिकार कर लिया था। कुंभलगढ़ और चावंड को जो है वो राजधानी बनाया था। विभिन्न समय में विभिन्न राजधानियां थी। प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स टॉड का कथन है कि अकबर की उच्च महत्वाकांक्षा, शासन निपुणता और असीम साधन, ये सब बात दृढ़ चित्त, महाराणा प्रताप की अदम्य वीरता, कीर्ति को उज्जवल रखने वाला दृढ़ साहस और कर्मठता को दबाव में पर्याप्त न थी। अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। अर्थात जो ये तुलना करता है कि मेवाड़ की थर्मोपली का युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध को क्या बोलता है? मेवाड़ का थर्मोपली, और दिवेर को बोलता है मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा जाता है। स्वतंत्रता का महान स्तंभ, सदकार्यों का समर्थक, नैतिक आचरण का पुजारी होने के कारण आज भी प्रताप का नाम भारतीयों के लिए आशा का बादल है और ज्योति का स्तंभ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महाराणा प्रताप असंख्य भारतीय देशभक्तों के लिए स्वतंत्रता के पुंज जो है वो बने रहे। मृत्यु कब होती है उनकी? 19 जनवरी 1597 को। उसके पुत्र अमर सिंह बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने के लिए मुगलों से संधि करना जो है वो उचित समझा। अमर सिंह ने 1615 को जहांगीर के प्रतिनिधि पुत्र खुर्रम
जहांगीर का पुत्र जो है वो खुर्रम के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसे जहांगीर ने स्वीकार कर लिया। अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था। उसके पास कोई भी चारा नहीं था संधि के अलावा, तो इसके कारण अमर सिंह जो संधि करता है 1615 में जहांगीर से। उसका पुत्र खुर्रम जो प्रतिनिधि बन के आता है। संधि में कहा गया कि राणा अमर सिंह को अन्य राजाओं की भांति मुगल दरबार की सेवा श्रेणी में प्रवेश करना होगा, परंतु राणा को दरबार में जाकर उपस्थित होना आवश्यक न होगा। ठीक है। महाराणा राज सिंह की बात करें, दुष्काल मतलब जो बुरा काल जब आया था, अकाल की स्थिति, तब जो है सहायता पहुंचाने के लिए तथा कलात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया। युद्ध नीति और राज्य हित के लिए संस्कृति के तत्वों के पोषण की नीति को प्राथमिकता दी। रणकुशल थे, साहसी भी थे, वीर भी थे और निर्भीक भी थे। कला के प्रति रुचि रखने वाले थे, साहित्य के प्रति इनकी निष्ठा भी थी। मेवाड़ के इतिहास में निर्माणकारी साहित्य को इसके समय में जितना प्रश्रय मिला, कुंभा को छोड़कर किसी अन्य शासक के समय में न मिला। अर्थात कुंभा के बाद जो है वो साहित्य और जो है निर्माण कार्य को जितना जो है वो बढ़ावा इनका मिला था राज सिंह के काल में, उतना और किसी काल में नहीं मिला था कुंभा को छोड़कर। औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल शासक से मैत्री बनाए रखना, आवश्यकता पड़ने पर शत्रुता बढ़ा लेना राज सिंह की समयोचित नीति का परिणाम था। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कछवाहा वंश।